सबको सीखना पड़ता है ना कि ये प्रक्रिया जिस प्रकार से काउंटिंग कैसे होती है, वोटिंग कैसे होता है, ये प्रायोरिटीज़ कैसे होती है, ये सब क्या बहुत टिपिकल होता है ये सब। तो प्रत्येक ये सब सीखेगा भी और फिर हमारी अच्छा तो बाड़ेबंदी है? नहीं कोई बाड़ेबंदी नहीं है। काहे की बाड़ेबंदी? माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ मीटिंग लेंगी, पार्टी अध्यक्ष भी आएंगे। तो कपड़े वपड़े सब लेके आए अगले 3 दिन के लिए? बिल्कुल पूरी व्यवस्था के साथ आए। पुलिस के द्वारा एक मुलजिम को घर पकड़ की जाती है, उस तरीके से विधायकों को इनकी लाल बत्ती की गाड़ियाँ जा रही है, उनको उठाया जा रहा है। मतलब यह है कि इतने प्रचंड बहुमत के साथ में राजस्थान की जनता ने इनको सरकार सौंपी है। आज मुझे ये लगता है कि इनमें कहीं न कहीं जो है आपस में मतभेद, आपस में द्वेषता, आपस में एकजुटता नहीं दिखती। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाड़ेबंदी की हमारे जितने भी जो हमारे पार्टी के सामान्य सदस्य हैं वो बिल्कुल मजबूत है। ऐसा कुछ नहीं है कि बाड़ेबंदी हम कोई उस मामले को लेके कर रहे हैं, मगर पार्टी के नीति और जो निर्देशन है वो एक मजबूत और टोट तटस्थ स्तर के ऊपर बन जाए, उसके लिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों की आवश्यकता होती है जो सभी करते हैं। इतिहास रहा है कि इन्होंने धर्म के नाम पे, भुजबल के नाम पे सत्ता हथियाने का में प्रयास किया है और अभी भी ये लोग चाहते हैं कि निर्दलीय विधायकों को खरीद फरोख्त कर कर अपनी सत्ता पे काबिज हों, जबकि कांग्रेस पार्टी बाड़ाबंदी नहीं करी। हमें हमारे विधायकों को विश्वास है। दुर्भाग्य है कि बीजेपी को अपने विधायकों को विश्वास नहीं, इसलिए बाड़ाबंदी इनको करनी पड़ रही है। 164 हमें और 4 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया है और सब एकजुट हैं, एकमत हैं और बाड़ेबंदी जैसी वाली कोई बात नहीं। बाड़ाबंदी हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है शब्द। हम लोग संगठित सिपाही हैं पार्टी के और संगठन के निर्देशानुसार चलने वाले लोग हैं। दो दर्शकों के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। दिनेश जी सीकर से हमारे साथ हैं और राजेंद्र जैन साहब अजमेर से जुड़े हैं। दिनेश जी नमस्कार सर। नमस्कार फारिक साहब। बताएं। फारिक साहब, अभी जो बाइट आप दिखा रहे थे उसमें ये बताया जा रहा था कि एक विधायक कह रहे थे कि पार्टी की नीतियों को, सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाएंगे जी। अगर एक उम्मीदवार इनका हार गया तो ये बात आला कमान तक पहुंच जाएगी, नरेंद्र जी मोदी तक। कविया जी कह रहे हैं कि इन्होंने मोरारका जी ने राजीव गांधी के लिए अपशब्द कहे थे। स्मृति ईरानी तो मानव संसाधन मंत्री है जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए पता नहीं क्या क्या कहा था। उमा भारती जी बड़ी मीटिंग के अंदर अडवाणी जी को गालियां देकर चली गई थी। नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या क्या कहा था, वो जो गंगा सफाई योजना में चली हुई है। आप हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में अभी समाचार न्यूज चैनल देखिए आप, उत्तर प्रदेश में 34 सीटें बीजेपी को चाहिए, 7 विधायक है, वो सपा वाले और कांग्रेस वाले विधायकों को तोड़ रहे हैं। आप वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। यूँ लगता है आपका बहुत बड़ा महल ताज के पत्तों की तरफ बिखरने वाला है 11 तारीख को। और कोई भी उद्योगपति निर्दलीय जो खड़ा हुआ है, पुराना इतिहास ये बताता है, वो राज्यसभा में चुनकर गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र जैन साहब। आप सबको नमस्कार साहब जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शब्द जो बने हैं ये बहुत जोरदार शब्द बने हैं। ये जनप्रतिनिधियों ने सबसे पहले बाड़ाबंदी शब्द चालू किया, मतलब बाड़ा से चुनाव के बाद जो है इसके बाद जेल हुई, इसका इतिहास हमें बताएं। धन्यवाद आपका मनीष गोदा जी। बाड़ाबंदी गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक तरफ तो सब मानते हैं, लेकिन खुले तौर पर स्वीकार करने का डर है। इस बीच में हॉर्स ट्रेडिंग की बात पर जैसा कि दिनेश जी ने कहा इतिहास रहा है, ज्यादा किसको खतरा लग रहा है इस बार? देखिए दोनों शब्द बड़े अजीब लगते हैं मुझे विधायकों के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग और बाड़ाबंदी। मतलब क्या मानते हैं हम विधायकों को और क्या उन्होंने अपनी छवि बना ली, किस तरह के शब्द जाहिर जैसा भी दर्शक ज़्यादा खतरे की बात है ना। मुझे लगता है देखिए बीजेपी को बहुत खतरा ज़्यादा नहीं है, डर तो है क्योंकि स्टेक्स हाई हैं इस वजह से, लेकिन खतरा मुझे नहीं लगता ज़्यादा है। सत्ताधारी पार्टी होती है उसके पास 36 तरीके होते हैं। एक तरीका हमने पिछले दिनों देखा भी, मैं ज़्यादा उल्लेख नहीं करूँगा उसका तो 36 तरीके होते हैं अपने पास वोट लेने के, और इसलिए ज़्यादा खतरा नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का स्टेक पे कुछ भी नहीं है। उन्होंने कह भी दिया हम तो बाहर से समर्थन दे रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो ज़्यादा खतरा उनको भी नहीं है। ज़्यादा हार गए तो भी उनका कुछ जाने वाला खोने के लिए कुछ नहीं, खोने के लिए कुछ नहीं। कांग्रेस बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। यदि एक सीट खो देते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत मतलब एक तरह से जिसको कहना चाहिए कि 160 सीटें होने के बावजूद यदि आप 4 सीट नहीं निकाल पा रहे हैं राज्यसभा की, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मतलब रणनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, प्रबंधन के स्तर पर और जो आपका पूरा मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, उस पर सवाल खड़ा होता है सीधे सीधे। इसलिए स्टेक्स उनके बहुत हाई हैं। डर जो है वो इस वजह से है कि बिल्कुल नुक्कड़ पे बैठे हैं, मतलब आप बिल्कुल एक किनारे पे बैठे हैं। 41 सीट
164 आदमी, 41 आदमी आपको चाहिए और 164 आदमी, एक भी वोट इधर एक उधर भी हुआ वोट इधर तो उधर खतरा होता है। तो आपके लिए खतरा हो जाता। तो ये एक जो डर है, ये डर निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से जो भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनको डर होगा। और ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं वो इसी प्रक्रिया का हिस्सा। और ऐसा कुछ नहीं है कि नई पहली बार हो रहा है। राजस्थान में तो उत्तराखंड के लोग आ चुके, झारखंड के लोग आ चुके, गोवा के आ चुके, इस बार तो घर के घर में, इस बार तो घर के घर में। तो नया पार्टी के लिए एक नई चीज भी नहीं है। कविया साहब आपका रुख करता हूँ, अब आप बता दीजिए जो तमाम सवाल आए उसको लेकर स्पष्ट कर दीजिए कि स्थिति में आप पर ही सबसे ज्यादा सवाल है, आपकी पार्टी ही सबसे ज्यादा घिरी हुई है। देखिए, एक तो मैं आपको निवेदन कर दूं कि असंतोष जैसी कोई बात नहीं है। पार्टी में असहमति हो सकती है किसी भी मुद्दे पर, नेतृत्व के साथ में भी और बराबर के साथ ही संघीय खंडेला साहब बता देंगे असहमति और असंतोष के बीच का फर्क मैं आगे पूछ लूंगा। मैं बताऊं, जिन लोगों पर आज टिकी हुई है हमारे कांग्रेसी मित्रों की या बीजेपी के विरोधी जितने भी उन सब की, वो लोग कोई 40 साल से, कोई 45, कोई 50 साल से पार्टी को पोषित पल्लवित करने वाले लोग हैं। नंबर 2, माणकचंद जी सुराणा जैसे जो 55-60 साल से गैर कांग्रेसवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये लोग कहीं दूसरी जगह जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। बीजेपी से गए हैं, बीजेपी 4 सीटें बीजेपी जीतेगी। बीजेपी से गए हैं माणकचंद जी, ये बोलो ना, बीजेपी से माणकचंद जी नकारे गए। मेरी सुनिए, देखिए नंदकिशोर महरिया है, बीजेपी विचारधारा के हो सकते हैं, टिकट नहीं मिला। नरेंद्र खीचड़ बीजेपी विचारधारा के हो सकते हैं, टिकट नहीं मिला। सवाल इसी तरह से सुराणा जी का भी है, सवाल इसी तरह से रणधीर सिंह भिंडर का भी है। तो मैं यही बात जानना चाहता हूं कि जिनको पार्टी ने स्वीकार नहीं किया वो किसी मजबूरी में पार्टी को स्वीकार कर रहे हैं या फिर उनके लिए भी जो हॉर्स ट्रेडिंग वाला, जो खरीद फरोख्त वाली बात है, कोई सौदा, कोई प्रलोभन दिया गया है। पिछले 2.5 साल से विधानसभा के सारी फंक्शनिंग में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उनको उसी हिसाब से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो रहे हैं। उनका बराबर महत्व है, कोई कमी नहीं है उस बात में। ठीक है, टेक्निकली वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है, निर्दलीय हैं, लेकिन उनके मान सम्मान में और उनके आपने इशारा किया विधानसभा में काम हो रहे हैं, शायद यही बात हो। खंडेला साहब, पहले असहमति और असंतोष, इसके बीच का फर्क जो कविया साहब ने कहा वो जानना चाहूंगा। देखिए, असहमति 30-40 में है, असंतोष 2-4 में है, लेकिन वो फूटेगा कैसे? मैं एक बात बता दूं आपको, 2-3 बातें मैं कह रहा हूं जो आप लिख लीजिए। बीजेपी में क्रॉस वोटिंग होगी, कांग्रेस में भयंकर क्रॉस वोटिंग होगी। बीजेपी में इसलिए होगी क्योंकि प्रथम वरीयता का वोट जो है वो बिल्कुल 100% वही चाहिए, 41। उसमें से सारे के सारे प्रबुद्ध नहीं है, सारे के सारे जानकार नहीं है और सारे के सारे जो है जितने आप संतुष्ट बता रहे हैं ना उतने नहीं है। असंतुष्ट के समय पे कुछ ना कुछ जो ना उनके अंगूठा ही लेगा। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि बात यहां पर ये आ रही है, अगर किसी को 41 वोट नहीं मिले तो सेकंड वरीयता में जीत जाएगा वो, लेकिन अगर वो साथ तोड़ के ले गए, जब बवंडर मचेगा, तूफान आएगा, जो राष्ट्रीय और जो यहाँ की राजनीति है वो प्रभावित होगी। संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रभावित क्या होगी? वसुंधरा जी को निकालने का पूरा रास्ता आपको मिल जाएगा। मोदी जी किसी हालत में नहीं चाहते वसुंधरा जी को, और वो कहेगा ये अलग बात है, लेकिन संभावनाओं को जोर मिल जाएगा। फिलहाल घनश्याम मेहर साहब, क्या इस बीच लगता है कि बीजेपी गैर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, परंपराओं को बढ़ावा दे रही है अपने विधायकों को एकजुट रख के? निश्चित रूप से गैर परंपरा जो अपना रही है भारतीय जनता पार्टी, ये प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में बहुत गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही कमल मुरारका जी ने नॉमिनेशन किया उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी बहुत डिप्रेशन में है और उसी दिन से इनका ये असंतोष पैदा हो गया कि निश्चित रूप से हमारी एक सीट हमारे हाथ से जाने वाली है। आज जो हालात पैदा हुए हैं, होटल में जैमर जब लगाया गया है तो इसका मतलब निश्चित रूप से ये एक सीट मुरारका जी जीतने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जान रहे हैं और प्रदेश की जनता भी जान रही है। आज के बाद कैसे जीतेंगे? जैमर के बाद तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, जीतेंगे कैसे फिर? नहीं, जैमर के बाद ही होगा। जैमर के बाद आज असंतोष इतना हो गया है, आज उनका विश्वास उठ चुका है उन लोगों से। तो सौदा हुए भी नहीं हो जाएंगे, वो इधर आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, वो तो पहले से ही इनसे असंतोष में है। लटकने वाली सारी चीजें टपका आम नहीं हुआ करती और वो पक्कर नीचे नहीं गिरती, कुछ तो गिरती और है, मीठा कुछ तो गिरती है, लेकिन टपका आम नहीं होती। लटकने वाली सारी चीजें अरे इतने की जरूरत नहीं है, इसलिए इतना ज्यादा आशावान होने की जरूरत नहीं है। पहले से ही गिरे पड़े वो तो आज कौन सी बात है? किसी अपने खुद के बूते चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई जा रही कांग्रेस पार्टी से।
पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है, छोड़ छोड़ कर जाने के लिए लोग उतावले हैं। ऐसे हालात में कोई ऐसा विधायक नहीं होगा बेवकूफ जो अपना वोट क्रॉस करके इस डूबती हुई नैया को दे दे। कांग्रेस को नहीं, निर्दलीय कमल मुरारका को। निर्दलीय तो होगा ना, निर्दलीय को देंगे, कांग्रेस को थोड़ी दे रहे हैं। कांग्रेस ही लड़ रही है ना, नहीं कांग्रेस का लड़ रही है, निर्दलीय लड़ रहा है चुनाव तो कांग्रेस ही लड़ रही है। सचिन पायलट साहब ने पहले बयान दिया, महीने भर पहले हमने आपने कहा बीजेपी विचारधारा का एक बीज है उनके अंदर। आज अपनी पार्टी के विधायकों की मीटिंग करके वो कह रहे हैं वोट हम सबके सब इधर देंगे, तो बाकी क्या रहा? आप तो कह रहे हैं वो तो बीजेपी विचारधारा के हैं। हाँ, लेकिन क्या अपना आदमी खड़ा करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। अरे हम तो 2 सांसद थे, तब भी कांग्रेस से लड़े, 3 थे उस दिन भी लड़े, आज भी लड़े, एक विचारधारा के लिए तो लड़े। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर खड़ा करने, उम्मीदवार खड़ा करने तक की विचारधारा कहाँ गई? विचारधारा कहाँ गई? वो ये विचारधारा कहाँ से आ गई? समझना चाहूंगा जो स्ट्रेटेजी है, पूरी प्रक्रिया है, वो क्या है, और इस बीच में आपका क्या जिनकी उम्मीदें हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस से? ब्रेक के बाद आज राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव को लेकर जो बाड़ाबंदी विधायकों की चल रही है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण और अलोकतांत्रिक तरीका है। इसमें खुलेआम खरीद फरोख्त और भ्रष्टाचार कर देश को एक गलत परंपरा पर ले जाने का कार्य चल रहा है। अब ये कांग्रेस बीजेपी जो चुनाव करा रही है राज्यसभा के, इसमें अपनी अपनी बाड़ेबंदी खरीद फरोख्त कर रही है। इससे भ्रष्टाचार फैलता है, इससे लोकतंत्र के लिए नुकसान है।